दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंट्री जो एक टाइम पर बहुत अमीर हो और अचानक ही दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस का एग्जाम्पल बन जाए? जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। आज जब हम वेनेजुएला का नाम सुनते हैं तो हमें टीवी चैनल पर दिखाए जा रहे केवल वही विजुअल्स याद आते हैं जिसमें उस देश की दुर्गति होती दिखती रहती है। चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचारी, तानाशाही, लोगों का वेनेजुएला से पलायन या फिर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को यूएसओ द्वारा गिरफ्तार करके ले जाना। The US captured Venezuelan President Nicolas Maduro and removed him from power in a dramatic overnight operation. लेकिन इन सभी खबरों से परे अगर हम वेनेजुएला की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देखें तो इस देश की कहानी बिल्कुल अलग ही नजर आती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेनेजुएला के करंट सिचुएशन और मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उससे इतर, उससे अलग इस देश की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, जहां 300 वर्षों तक स्पेनिश रूल से लेकर इस देश की आजादी और फिर उसके बाद के शासन को समझेंगे। साथ ही इस देश के कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जिनसे आपको इस देश को देखने का नजरिया ही बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि मेरा नाम आसिम है और इस चैनल पर हम देश, दुनिया, समाज और सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेनेजुएला के इतिहास में जाने से पहले हम इसकी जो करंट जियोग्राफिक लोकेशन यानी वर्ल्ड मैप पे जो इसकी लोकेशन है उसको लोकेट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। वेनेजुएला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में स्थित एक देश है, जहां इसके नॉर्थ साइड में कैरेबियन सी लगती है, वहीं इसके वेस्ट में कोलंबिया, साउथ में ब्राजील और ईस्ट में गुयाना देश की बाउंड्रीज लगती है। बहुत पहले की बात है दोस्तों, जब दुनिया को नक्शों में नहीं बांटा गया था, जब न कोई देश था न कोई सरकार, तब उस समय पर आज की वेनेजुएला की धरती पर वहां के कुछ लोकल ट्राइब्स का निवास हुआ करता था, जैसे अरावाक्स, कैरिब्स और टिमोटो कोइकस। ये लोग जंगलों में रहते थे और अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ते थे और साथ ही मक्का व कसावा की खेती करते थे। इन लोगों का इंका या मिस्र जैसा कोई बड़ा साम्राज्य तो नहीं था, लेकिन इनका एक अपना डाइवर्स कल्चर और लाइफ स्टाइल था और ये लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताते थे। इसके बाद आता है दोस्तों साल 1498, जब वेनेजुएला के तट पर यूरोप से एक जहाज आकर रुकता है। इस जहाज पर सवार थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि नई दुनिया की खोज की अपनी तीसरी यात्रा पर यहाँ पर आए थे। वे जब जहाज से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ घर जो हैं वो पानी में लकड़ी के खंभों के ऊपर बने हुए हैं और उन्हें ये इटली देश के एक शहर वेनिस के जैसा लगा और उनके मुंह से अचानक वेनेजुएला शब्द निकला, जिसका मतलब होता है लिटिल वेनिस या छोटा वेनिस, और इस देश का नाम वेनेजुएला पड़ गया। लेकिन ये आगमन केवल देखने तक सीमित नहीं था, क्योंकि इसी आगमन से वेनेजुएला में स्पेनिश एम्पायर की नींव पड़ती है और इसी सिलसिले में सन 1500 में स्पेन ने धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और सन 1523 में कुमाना स्पेन की पहली परमानेंट कॉलोनी बन जाती है। 1567 में कराकस शहर की स्थापना होती है, जो बाद में जाकर वेनेजुएला के प्रशासन का केंद्र बन जाता है। हालांकि स्पेन के विस्तार का वहां के आदिवासियों ने खुलकर विरोध किया। गुआइकाइपुरो जैसे लीडर्स ने कई कबीलों को यूनाइट किया, एकजुट किया, लेकिन मॉडर्न वेपन्स, घोड़े और यूरोप से आई बीमारियों ने आदिवासियों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया और यहीं से स्पेनिश साम्राज्य जो है और बढ़ता गया और स्पेनिश शासन पूरी तरीके से वेनेजुएला में लागू हो गया। स्पेन ने धीरे धीरे यहाँ शहरों को बसाना चालू किया, डेवलपमेंट करना चालू किया। कोको और तंबाकू की खेती हुई और इन खेतियों के लिए वहाँ के लोकल आदिवासी और अफ्रीका से लाए गए गुलामों से बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करवाई जाती थी। दोस्तों, स्पेनिश के शासन में चर्च और जमींदार बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए। सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सबसे ऊपर आते थे स्पेनिश लोग, यूरोपियन लोग, बीच में वहाँ के स्थानीय अमीर लोग आते थे और सबसे नीचे आदिवासी और गुलाम लोग रहते थे, जिनका काफी ज्यादा शोषण भी होता था। और ये व्यवस्था दोस्तों लगभग 3 सालों तक चली। लोग हमेशा ये सोचते थे कि हम हमेशा गुलाम ही रहेंगे और यही सोच धीरे धीरे आजादी की आग को जला रही थी। लोगों को लगने लगा कि स्पेनिश गवर्नमेंट केवल उनका शोषण कर रही है, क्योंकि वेनेजुएला के सभी रिसोर्सेस को स्पेन भेजा जाता था और बदले में वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। देश पूरी तरह नर्क बनता जा रहा था और स्पेन भी अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा था, जिसका रीजन वहां की वीक इकोनॉमी, स्पेन का यूरोपियन वॉर में फंस जाना और स्पेन खुद नेपोलियन के कंट्रोल में चला गया था। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी वेनेजुएला की आजादी की चिंगारी को जलाया था। धीरे धीरे वेनेजुएला के लोगों ने स्पेन के शासन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और विद्रोह शुरू कर दिया और इसी कड़ी में
19 अप्रैल 1810 को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में स्पेनिश गवर्नर को हटाया गया था, जो कि यह संकेत था कि अब हम लोग स्पेनिश गवर्नमेंट की गुलामी आगे स्वीकार नहीं करेंगे। और 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला ने अपने आज़ादी की घोषणा की। लेकिन यह आज़ादी तुरंत नहीं मिल पाई, क्योंकि स्पेन वेनेजुएला को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। तो इसी समय वेनेजुएला के इतिहास में एंट्री होती है एक महान शख्स साइमन बोलीवर की, जिन्हें एल लिबर्टाडोर भी कहा जाता है, जिन्होंने वेनेजुएला ही नहीं बल्कि बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा और पेरू देश को स्पेनिश एम्पायर से आजादी दिलाने में एक अहम रोल निभाया था। कई लड़ाइयां, हार और देश से बाहर कर दिए जाने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। और फिर आया 24 जून 1821 का दिन, जब बैटल ऑफ काराबोबो में वेनेजुएला ने स्पेनिश गवर्नमेंट को हराकर अपने जीत का झंडा लहरा दिया और वेनेजुएला आजाद हो गया। लेकिन दोस्तों, वेनेजुएला अकेला देश नहीं बनता है, बल्कि ग्रैंड कोलंबिया नाम के एक यूनाइटेड संगठन, समझ लो एक यूनाइटेड देश का हिस्सा बनता है, जिसमें आज के कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा और वेनेजुएला शामिल थे। लेकिन सत्ता को लेकर आए दिन झगड़े, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग सोच, इन सभी रीजन्स के चलते जो है ये यूनियन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और लगभग 9 साल के बाद सन 1830 में वेनेजुएला ग्रैंड कोलंबिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी वहाँ के लोगों की खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। स्पेन के जाने के बाद वहाँ पर देश में केवल सत्ता यानी पावर की भूख थी। आज़ादी के समय यानी सन 1830 से सन 1958 तक वहां पर मिलिट्री का शासन चलता रहा, जिन्हें कॉर्डिलस कहा जाता था। ये लीडर आम लोगों या भविष्य के बारे में सोचने के बजाय केवल पावर और सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। यहाँ कई बार तख्ता पलट और इवन सिविल वार तक भी हो गए थे। खैर, यह स्थिति लंबे समय तक ऐसे ही बनी रही और देश का जो पॉलिटिकल कंडीशन यानी सिचुएशन था वो अनस्टेबल ही बना रहा। इसी बीच 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने वेनेजुएला के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही बदल कर रख दिया। वेनेजुएला में ऑयल डिस्कवर कर लिया गया और थोड़ा मोड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व यहाँ पर मिला और यहीं से वेनेजुएला की कहानी एकदम बदल गई। ऑयल ने देश को अमीर बना दिया, सिटीज मॉडर्न हो गई और कराकस साउथ अमेरिका के रिचेस्ट सिटीज में गिना जाने लगा। लेकिन ऑयल का फायदा कुछ अपर क्लास लोगों तक ही सीमित हो गया और तेल के पैसों पर तानाशाही सरकार और अमीर लोगों ने कब्जा कर लिया। सरकार मजबूत होती गई, आवाज दबाई जाने लगी और डर का माहौल बनता गया। कई सालों तक लोग चुपचाप सब कुछ सहते रहे, लेकिन सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। कई सालों तक विरोध और प्रदर्शन के बाद साल 1958 में वहां के तत्कालीन तानाशाह मार्कस पेरेस हिमने को सत्ता से हटाकर वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाती है। वहां की 3 प्रमुख पार्टियों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे पुंटो फिजो पैक्ट कहा गया। इसमें बेसिकली ये तय हुआ कि अब देश में चुनाव होंगे, सत्ता और शासन के लिए मिलकर काम करेंगे, मिलकर शासन करेंगे और सेना या फिर कोई एक पार्टी जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा नहीं करेगी। इस समझौते से देश में डेमोक्रेसी की उम्मीद तो जगी, लेकिन जो शासन था वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। लोगों के पास लीडर चुनने के लिए जो विकल्प थे वो भी बहुत सीमित होते गए और देश कुल मिला के फिर से एक बार तानाशाही की ओर जाने लगा। और दोस्तों, साथ में देश की जो पूरी इकोनॉमी थी वो ऑयल पर ही डिपेंड होती चली गई। फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया गया, जो कि देश के लिए आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बनी। तो दोस्तों, ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा। इसी कड़ी में 1998 में ह्यूगो चावेज देश के प्रेसिडेंट बनते हैं और खुद को गरीबों के नेता के तौर पर पेश करते हैं। इनके शासनकाल में 1999 में नया संविधान लाया जाता है और देश का नाम बदलकर बोलिवरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला कर दिया जाता है। चावेज के शुरुआती समय में जनता के मन में थोड़ी उम्मीद भी जगी थी, जब उन्होंने कहा ये तेल जो है वो गरीबों का है और इससे जो होने वाला मुनाफा है वो गरीबों को मिलना चाहिए। पहले कुछ सालों में चीजें बेटर भी हुई। वेलफेयर स्कीम जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ से लोगों के जीवन में सुधार तो आने लगा, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट का कंट्रोल हर चीजों पर ज्यादा बढ़ने लगा, प्राइवेट कंपनीज कम होने लगी और ऑयल पर डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ने लगी और देश में करप्शन, भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद उनके करीबी निकोलस मादुरो जो है वो सत्ता में आते हैं। Chosen by Hugo Chavez as his successor, Nicolas Maduro has followed his mentor into power, but he was elected with
लेकिन मादुरो के शासनकाल में इकोनॉमी की हालत और ज्यादा खराब हो गई, महंगाई आसमान छूने लगी और लाखों लोग वेनेजुएला से पलायन करने लगे। As well as neighboring South American countries are struggling to keep up with the massive flow of these refugees, and the situation has sparked a new kind of backlash across the region. CBS मादुरो पर लोकतंत्र को कमजोर करने के भी आरोप लगे और लोगों और मीडिया की आवाज को दबाया जाने लगा और कुल मिलाकर देश एक बार फिर तानाशाही की ओर जाने लगा। 2024 के इलेक्शन में जीत के बाद निकोलस मादुरो फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, लेकिन विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव को अवैध माना गया है। और दोस्तों फिर जनवरी 2026 में एक हैरान करने वाला मोड़ आया जब 3 जनवरी 2026 की रात यूएसओ द्वारा एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में वेनेजुएला के कराकस शहर से वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी वाइफ को गिरफ्तार करके यूएसए लाया गया। Strikes in special forces raids struck targets in Caracas before Maduro and his wife were seized from a military base and taken aboard a US warship. He has been flown to New York to face narco-terrorism and drug trafficking charges. इसी के साथ मादुरो का शासन वेनेजुएला में समाप्त हो गया और उनके जगह पर डेल्सी रोड्रिगेज को वहां का एंट्रीम प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो कि निकोलस मादुरो तथा पूर्व के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के शासन में उनके अधीन कई पोस्ट पर काम कर चुकी हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यूएसए ने आखिर ऐसा क्यों किया और यूएसए और वेनेजुएला के संबंध इतने खराब क्यों हुए और कैसे यूएसए ने वेनेजुएला में यानी दूसरे देश में जाकर मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर वहां के करंट सिटिंग प्रेसिडेंट को जो है गिरफ्तार कैसे किया। अगर आप इन सब चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे देश के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने अपने वीडियो में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उनके वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों हिस्ट्री में हमने देखा कि कैसे इस देश और यहाँ के लोगों ने अपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला, कभी स्पेनिश शासन, कभी तानाशाही, कभी ऑयल के लिए पॉलिटिक्स और कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी आर्थिक संकट। साल बदलते गए, सरकारें आती जाती रही, लेकिन आम लोगों की जिंदगी हमेशा मुश्किल भरी रही। कई बार तो ऐसा लगने लग गया कि ये देश केवल परेशानियों की कहानी बनकर रह जाएगा। इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद अगर आज ये देश फिर खड़ा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी। और यहीं से वेनेजुएला की एक दूसरी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो राजनीति की नहीं बल्कि यहाँ के नेचर, लोगों और उनके उम्मीदों की है। दोस्तों ये वही वेनेजुएला है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल्स मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3212 फीट यानी 1 किलोमीटर के आसपास है। ये इतना ऊंचा है कि इसका पानी नीचे गिरने से पहले ही हवा में बिखर जाता है। ये वही देश है जहां कैरेबियन सागर के व्हाइट सैंड बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी और लॉस रॉक जैसे सुंदर बीचेस मौजूद हैं। दूसरे तरफ घने अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जहां रेयर वाइल्ड एनिमल्स और ग्रीन एनाकोंडा का घर भी है। और थोड़ी ही दूर खूबसूरत एंडेस माउंटेन रेंजेस जो कि वेनेजुएला के साथ साथ 6 और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैला हुआ है। और इसी पहाड़ से एंजल फॉल्स 979 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है। दोस्तों यही वह देश है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जिताया है, जिसके साथ भारत भी खड़ा, क्योंकि भारत ने भी 6 मिस वर्ल्ड के खिताब जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काटाटुम्बो लाइटनिंग नाम की एक जगह है जहां पर साल के 150 दिन बिजली गिरती रहती है और इन 150 दिनों में हर दिन 9 घंटे बिजली गिरती है और हर मिनट में लगभग 16 से 40 बार तक जो है वहां पर बिजली गिरती है, जो कि एक अमेजिंग नेचुरल अट्रैक्शन है। दोस्तों ये जगह वेनेजुएला के काटाटुम्बो रिवर से बनी एक झील के पास स्थित है जिसका नाम लेक माराकाइबो है। तो दोस्तों शायद आपको अब इससे अंदाजा लग ही गया होगा कि वेनेजुएला देश कितना डाइवर्स और सुंदर है। इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद भी वेनेजुएलन्स कभी मुस्कुराना नहीं भूले। इन्हें नाचना पसंद है, गाना पसंद है और टूरिस्ट का स्वागत करना भी। यह देश केवल क्राइसिस के खबरों में ही नहीं बल्कि खूबसूरती और ताकत में भी अमीर है। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी हम वेनेजुएला को देखें तो एक क्राइसिस के नज़र से नहीं देखें बल्कि उसकी चमक और पोटेंशियल भी देखें, वहां के लोगों को, उम्मीदों को भी देखें, वहां के लोगों के जिज्ञासा को भी देखें, क्योंकि इतिहास ने इन लोगों को झुकाया है लेकिन तोड़ा नहीं है। और शायद यहीं से अब इस देश की एक नई कहानी शुरू होनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वेनेजुएला देश का ये सफर और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताओ
कि कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो डिसलाइक मत करना, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और क्या इंप्रूव हो सकता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।